इंडिया गठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्थिति है, इंडिया गठबंधन बीजेपी से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी जो है वो खबर मैं आपको बता रहा हूं। और आप बताइए कि ये जो रुझान अभी शुरुआती रुझान है, तकरीबन तकरीबन अब 11:30 का वक्त हो चुका है, तो ये पुख्ता तौर पर अब रुझान जो है अब सामने आ रहे हैं। और यही रुझान अगले 1 घंटे तक अगर अगर और बरकरार रहते हैं तो फिर मान करके चलिए कि अंतिम परिणाम में ये तब्दील हो जाएंगे। और अगर इसमें पंजाब की सीट को जोड़ लें आप, तो वहां तो लगभग लगभग डिक्लेयर हो चुका है। 30,000 वोटों से आगे है आम आदमी पार्टी। और ऐसे में अब 30,000 वोटों को कवर कर पाना, क्योंकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर बीजेपी है, वहां तो स्थिति ही नहीं जाती है बीजेपी की। तो सोचिए कितनी खराब स्थिति में है पंजाब में। सबसे बड़ी बात वो ये है कि इन चुनावों के अंदर जो ट्रेंड दिख रहा है वो अभी भी बीजेपी के साथ में नहीं है। यानी जो एक कहा जा रहा था कि बीजेपी ने तो गलती से जो है वो चीजें जो है वो खराब कर दी, बीजेपी को शायद अंदेशा नहीं था, कैलकुलेशन खराब हो गई या ओवर कॉन्फिडेंस ज्यादा था, उस वजह से वो लोकसभा चुनाव में गड़बड़ हो गई। लेकिन अब आप सब कुछ 1 महीने के अंदर सब कुछ समझ चुके थे, सब कुछ चेक कर चुके थे, कहां पर लीकेज है आपने सब कुछ चेक कर लिया। लेकिन लीकेज नहीं है, ये पूरे का पूरा जो है वो फ्लो आपके खिलाफ जा रहा है। आप जो जिस बात को समझ नहीं पाए वो ये है कि लोगों का जो ध्यान है वो ऐसा लग रहा है, जो पूरे देश से इस वक्त में जो मैसेज आ रहा है, पूरे देश से मैसेज आ रहा है, जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, बिहार है, बंगाल है और नीचे तमिलनाडु है। पूरे देश से एक मैसेज आ रहा है, वो मैसेज इंडिया गठबंधन की तरफ है। मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है वो अभी आगे दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो चुनाव में जो 13 सीटों पर जो नतीजे निकल करके आ रहे हैं, ज्यादातर सीटों पर इस वक्त में इंडिया गठबंधन आगे है। और इंडिया गठबंधन का इस वक्त में यूं आगे निकलना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका है। और जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी जो है वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं एक और बीजेपी के लिए झटका है, मोदी अमित शाह के लिए एक और बड़ा झटका है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी का न केवल कैलकुलेशन यहाँ पर खराब है, बल्कि बीजेपी का सब कुछ ऊपर से लेकर के नीचे तक जो ताना बाना है वो इस वक्त में हिला हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल आप लोगों से, साथियों से जो इस वक्त में जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से भी समझना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इस बार का जो ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है उपचुनाव में, क्या आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन वाकई सुपड़ा साफ कर सकता है, या इंडिया गठबंधन बड़े अंतर के साथ में एनडीए को यहां पर पछाड़ सकता है, बीजेपी को यहां पर पछाड़ सकता है? अगर आपको लगता है यस ऐसा हो सकता है तो यस लिखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी चीजें बदलेंगी और अभी भी बीजेपी जो भारी रहेगी तो नो लिखिए। ये आपसे मैं प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ इन उपचुनाव के अंदर जो अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है, 11:30 बजे के ट्रेंड में इंडिया गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको लग रहा है कि यही आखिरी अंतिम परिणाम तक जाएंगे तो यस लिखिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं पलटवार होगा तो नो लिखिए। ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। एक और धर्मेंद्र, अगर आप पंजाब की सीट पर गौर करें तो अक्सर बीजेपी की जो राजनीति रही है ना, तोड़ फोड़ वाली राजनीति, कि अच्छा उनका जिताऊ कैंडिडेट है उसको उठाकर अपनी पार्टी में ले आइए, इस तरह का काम उसने पंजाब में किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी के जो चुनाव में प्रत्याशी जीते थे शीतल, उनको बीजेपी ने अपने खेमे में ले लिया, उन्होंने फिर इस्तीफा दिया, इसीलिए उपचुनाव वहां हो रहा है। बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी पट्टी के राज्य उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश 6 सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव हुआ और 6 में से कांग्रेस 5 पर आगे। ये बहुत बड़ा सिंबल है। 3 राज्यों के अंदर हिंदी पट्टी के तीनों राज्य हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक है यहाँ पर उत्तराखंड की आप बात करिए करीब 90-95%, उसी तरह से हिमाचल में भी इतना ही तकरीबन, और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह से। तो इन 3 राज्यों के अंदर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों में 6 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। वैसे 7 राज्यों की 13 सीटों पर है, लेकिन अगर इन 3 राज्यों को अगर हम देखें तो 6 में से 5 पर कांग्रेस आगे है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही। ब्रेकिंग भी लेकर के आइए आप, ब्रेकिंग भी जो है वो आप लगातार दिखाते रहिए, और लगातार इन चुनावों पर हमारा डिस्कस जो है वो जारी रहेगा। लगातार हमारे चुनाव पर चर्चा जो है जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में कांग्रेस तीनों सीटों पर आगे चल रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस दोनों सीटों पर आगे चल रही है।
और बीजेपी मध्य प्रदेश में आगे है, यानी 6 में से 5 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सभी सीटों पर आगे चल रही है। ये इस वक्त का रुझान सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी एक सीट पर आगे है, तो ये गणित जो है वो निकल करके सामने आ रहा, बीजेपी को परेशान कर सकता है। बिल्कुल, जिस पंजाब की बात मैं कर रहा था, तो सोचिए कि अगर बीजेपी तोड़कर लेकर आती है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को, उनके विधायक को, और अपने टिकट पर चुनाव लड़वाती, उसके बाद भी वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बीजेपी से आम आदमी पार्टी में आए भगत, वो अभी आगे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। यानी कि धर्मेंद्र, इस बात से बड़ी आसानी से ये समझा जा सकता है कि कैंडिडेट नहीं, पार्टी मायने रखती है पंजाब के भीतर। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पकड़ को मजबूत बनाया है, सोचिए कि धकेल दिया है बीजेपी को तीसरे स्थान पर ले जाकर, और बीजेपी का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर चल रहा है। पहले नंबर पर आम आदमी पार्टी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस, और तीसरे पर बीजेपी चल रही है। इसी से आप ये समझ सकते हैं। और सोचिए, आम आदमी पार्टी का जो प्रत्याशी है वो 30,000 वोटों से आगे चल रहा है, यानी कि अब उसको कवर कर पाना आसान नहीं होगा। और 11 राउंड की काउंटिंग वहां हो चुकी है, 2 राउंड और बचे हैं। 13 राउंड में पूरी काउंटिंग होगी पंजाब में। अब 2 राउंड में इस 30,000 के गैप को कंप्लीट कर पाना, कवर कर पाना आसान नहीं है। और बीजेपी के लिए तो ये नामुमकिन सा हो गया है। अगर हम बात अब हिमाचल प्रदेश की करें, तो हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं, देहरा, उसके बाद हमीरपुर और नालागढ़। इन तीनों सीटों को अगर आप देखें, तो इनमें से 2 सीटों पर तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की साख दांव पर लगी है, और नालागढ़ पर जयराम ठाकुर की लगी है। और अगर तीनों सीटों पर देखा जाए, तो तीनों सीटों पर भी बीजेपी के जयराम ठाकुर की साख दांव पर लगी है। और यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार जो हिमाचल में सरकार गिराने की कोशिश बीजेपी के द्वारा की गई, जो आपने भी खबरें सुनी होंगी, स्थितियों को देखा होगा, उन सब के पीछे यही बताया गया कि जयराम ठाकुर उन सब के पीछे थे, चाणक्य की भूमिका में। आपको रोक रहा हूं। पश्चिम बंगाल में सभी 4 सीटों पर टीएमसी आगे चल रही है, इंडिया गठबंधन सभी 4 सीटों पर आगे चल रहा है। और इसके साथ साथ आप जानकारी ये भी ले लीजिए कि पिछली बार 3 सीटें, 4 में से 3 सीटें भाजपा के पास में थी, तो भाजपा से यहां पर टीएमसी ने छीन लिया है, यानी ममता बनर्जी का दबदबा पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में कायम है। ये जो है वो साफ हो गया है। जी बिल्कुल, यानी कि इस बात से ये भी समझा जा सकता है कि जो बीजेपी ने तमाम तरह के नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, चाहे वो संदेश खाली वाला मामला हो, या उसके बाद और तमाम तरह के जो मुद्दों को उठाती है कि बांग्लादेश से लोग आते हैं, बांग्लादेश से मुसलमानों को वहां भरा जा रहा है, ममता सरकार अपनी मजबूती कर रही है, और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी के ये सारे मुद्दे धराशायी होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोचिए, अगर वहां की जनता आपको तीनों सीटों से धक्के मारकर बाहर निकाल दे, तो इसका मतलब साफ साफ समझ में आता है कि आपको वहां की जनता पसंद नहीं करती, ऐसे नैरेटिव पसंद नहीं करती जो किसी धर्म के आधार पर गढ़े गए हों, जो लोगों को तोड़ने की नफरत के आधार पर गढ़े गए हों। और ये बातें साफ तौर पर नजर आती हैं। तो धर्मेंद्र, ऐसा नजर आता है या नहीं? देखिए, बिल्कुल कारण तो रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी चीज अपने आप होती है, कारण तो है उसके। लेकिन पूरे देश में मैसेज, पूरे देश में जो मैसेज है वो बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है, और ये तब है जब बीजेपी ने अपनी सारी कैलकुलेशन की है, बीजेपी ने अपना सब कुछ चेक कर लिया, उसके बावजूद जो है वो यहाँ पर बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आया है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि स्थिति क्या है और क्यों आखिरकार इतनी बुरी हालत में बीजेपी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो और इसके साथ साथ मैं आपको अपडेट दे दूं, तमिलनाडु के विक्रवंडी में विधायक की मौत के बाद में वहां पर उपचुनाव हुआ था, और इसी साल अप्रैल में उनका निधन हो गया था। उपचुनाव में एआईएडीएमके के मैदान में न होने के कारण एनडीए की सहयोगी पार्टी पीएमके, उन्होंने अपने प्रत्याशी को यहाँ पर मैदान में उतारा, और डीएमके ने अनियूर सिवा उनको टिकट दिया था। और इस वक्त में डीएमके यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है। देखिए, निधन के बाद में आमतौर पर ये होता है कि सिंपैथी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया गठबंधन यहाँ पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। और इस वक्त में
डीएमके के जो वहां पर उम्मीदवार हैं उनको 93,000 वोट मिल चुके हैं, और जो एनडीए गठबंधन की तरफ से है उनको 84,000 वोट मिल चुके हैं। तो काफी बड़ा अंतर, काफी बड़ा अंतर जो है वो है, और ये जो अंतर होता है विधानसभाओं के अंदर एक बड़ा अंतर माना जाता है, अच्छा खासा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर 10,000 के आसपास वोटों का अंतर आपको नजर आ रहा है तो इसको कवर करना विधानसभा के स्तर पर आसान नहीं होता है, क्योंकि विधानसभा छोटी होती है, लोकसभा पर आप कवर कर सकते हैं आसानी से, लेकिन विधानसभा छोटी होती है, वोट कम होते हैं, और उपचुनाव में तो मतदान प्रतिशत भी बाकी यानी कि जो नॉर्मल चुनाव होते हैं उससे कम होता है। तो ऐसी स्थिति में उसको कवर कर पाना, क्योंकि 50% के आसपास थोड़ा सा ऊपर मतदान का प्रतिशत रहा था उपचुनाव में, तो अब ऐसे में इस 10,000 के अंतर को, इस खाई को पाट पाना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा, ये बड़ी मुश्किल भरा होगा। और बात हम हिमाचल प्रदेश की कर रहे थे धर्मेंद्र, तो हिमाचल प्रदेश की जो 3 सीटें हैं, देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, इन तीनों सीटों का जो समय की कांग्रेस आगे चल रही है। देहरा पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी है, हमीरपुर के वो खुद रहने वाले हैं, उनका गिर्रेज जिला है, तो अब ऐसे में वहां भी उनकी मजबूत स्थिति। नालागढ़ में भी सोचिए, जहां जयराम ठाकुर को मजबूत होना चाहिए था, वहां भी कांग्रेस मजबूती के साथ आगे चल रही है, और उस सीट पर कांग्रेस ने वीरभद्र सिंह के करीबी को, बाबा हरदीप को उतारा, और जहां प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य, ये सब बड़ी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरे, चुनाव प्रचार किया, और उसका असर अब नजर भी आ रहा है। क्या आपको लग रहा है धर्मेंद्र? देखिए, नालागढ़ में एक और स्थिति है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पर आरोप लगाया था कि वो विकास कार्य नहीं करवा रहे। दरअसल ये वही है कि जो बीजेपी की तरफ गए थे तो उसमें कुछ और खेप में लोग जाना चाहते थे, तो वो कुछ न कुछ कारण देकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन उन सीट पर वो इस्तीफा देने के बाद में अपनी सीट बचा नहीं पा रहे, ये स्थिति हो गई है वहां पर। और हिमाचल की तीनों सीटें वो कांग्रेस के खाते में आना, यानी एक तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का, वो आप ये कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो सेफ हो गई है। और दूसरी बड़ी बात सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ साथ जिस तरीके से कंगना रनौत वहां पर पैर पसारने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, कभी कह रहे हैं आधार कार्ड नहीं चाहिए, कभी ये चाहिए, तो वो सब कुछ जो है वो ट्रेंड यहाँ पर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बीजेपी को यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका, एक तगड़ा झटका वो यहाँ पर उत्तराखंड में लगा है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि कहा जाता था कि बीजेपी कांग्रेस एक बार जीत गई है, वहां पर ओपीएस का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अग्निवीर का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इन मुद्दों को लेकर के वहां पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। लेकिन बड़ी बात यह है, कांग्रेस ने वहां पर जो गारंटियां दी थी उन गारंटियों को पूरा किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें मोहर लगी है। देखिए, लोकसभा चुनाव में कई बार क्या होता है, स्थितियां अलग होती है। लोकसभा चुनाव में कंगना रनौत वहां पर जीत गई, वहां पर कांग्रेस की तरफ से विक्रमादित्य जो कि बेटे हैं वीरभद्र के, वो हार गए चुनाव। लेकिन जिस तरीके से माहौल होता है लोकसभा चुनाव में, फिर कंगना रनौत पहली बार आई थी, थोड़ा सा वो अट्रैक्शन भी रहता है बॉलीवुड वाला, वो सारी चीजें मिक्स करके एक बन गया उनका चुनाव। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में देखिए पूरा सुपड़ा साफ हो रहा है। विधानसभा चुनाव में तो 3-0 से जो है बीजेपी वहां पर खत्म हो रही है, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि सीधे तौर पर यहाँ पर बीजेपी से लोग टाटा बाय बाय कहते हुए नजर आ रहे हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी हम जो देख रहे हैं, पहाड़ों में जिस तरीके से भूस्खलन हो रहा है, पहाड़ लगातार दरक रहे हैं, और उसमें कोई सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि ये पहाड़ों की जो योजना है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं होती है, कि वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में अपने इतने बजट नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि पहाड़ों में जो अभी पहाड़ों को काट करके जो रोड बनाए जा रहे हैं वो ज्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं। बिल्कुल। तो उस वजह से लोगों के अंदर एक गुस्सा है, नाराजगी है, वो साफ तौर पर दिख रही है। और आप लोगों को ये बता दूं, मैं 10 तारीख को यहाँ पर वोटिंग हुई थी, ये 13 सीटें, 7 राज्यों की 13 सीटें, इन पर 10 तारीख को वोटिंग हुई थी, और इस वोटिंग के नतीजे आज आ रहे हैं, गिनती हो रही है, और इस गिनती में इंडिया गठबंधन यहाँ पर आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर इंडिया गठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। एक और आपने जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि देखिए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में, मैप का भी जिक्र करिए, पूरे देश का जो है वो एक रुझान है ये। हाँ बिल्कुल, ये देखिएगा, ये जो मैप आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर,
हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं, देहरा, हमीरपुर और नालागढ़। पंजाब की जालंधर सीट है। उसके नीचे आप आएंगे तो मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा है। सबसे नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो तमिलनाडु की विक्रमबंदी सीट है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटें हैं, जिनमें रायगंज है, राणाघाट है, दक्षिण और बागदा है और मानिकतला है। ये 4 सीटें पश्चिम बंगाल की, जहां आज नतीजे आ रहे हैं उपचुनाव के। उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, बद्रीनाथ है और मंगलोर है। बिहार की 1 सीट है, रुपोली सीट है। और जहां लड़ाई, जो ये नतीजे अब आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, इनमें जो लड़ाई है वो बड़ी नेक टू नेक है, यानी कि बड़ी करीबी लड़ाई नजर आ रही है। कभी जेडीयू आगे हो जाती है, कभी आरजेडी आगे हो जाती है। तो ये जो लड़ाई है बड़ी मजबूत तरीके से दिखाई दे रही है। यहाँ के जो नतीजे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, या हर पल अभी भी नतीजे बदल रहे हैं। हर राउंड की गिनती पर कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है। और जो बात आप कह रहे थे हिमाचल प्रदेश को लेकर, कि जो आरोप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगातार ये लगाए गए कि वो विकास नहीं करा रहे हैं, विकास कार्य न होने की वजह से उनके विधायकों में नाराजगी है या छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, इन सारी बातों पर जनता ने आज जवाब दे दिया है। एक पुरानी फिल्म का गाना है कि ये पब्लिक है और सब कुछ जानती है, और वही स्थिति आज हिमाचल की जनता बता रही है कि वो सब कुछ जानती है। कौन सी पार्टी और कौन सी पार्टी की सरकार उनके लिए काम करती है, कौन काम करा रहा है, वो उन सारी बातों को समझती है। सोचेगा कि 1 महीना पहले उपचुनाव हुए थे 6 सीटों पर हिमाचल प्रदेश में, उनमें भी 6 में से 4 सीटें कांग्रेस ने अपने खाते में की, केवल 2 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। यानी कि उनमें भी ये बता दिया था जनता ने कि हम ये जानते हैं भैया कि कौन यहां विकास कर रहा है, कौन हमारे लिए काम करता है, कौन हमारी आवाज को सुनता है, कौन हमारी समस्याओं को समझता है। ये बात पहले भी 6 सीटों पर हिमाचल की जनता बता चुकी है। और इस बार फिर से जब 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, तो इसमें भी जनता अब ये बात बता रही है कि आप झूठे नैरेटिव गढ़ना बंद कर दीजिए, आप झूठी बातों को फैलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि हकीकत क्या है वो हम समझते हैं, वो हम जानते हैं, वो हम देख रहे हैं जो हमारे आसपास हो रहा है, और उसी का जवाब जनता दे रही है। देखिए, एक हमारे साथी है साकिर, और वो लिख रहे हैं कि सर एक बात गले नहीं उतरती है कि लोकसभा में बीजेपी जीत जाती है और विधानसभा में बीजेपी हार जाती है, खास करके हिमाचल प्रदेश में। देखिए, आप एक बात को समझिए, मैं आपको एक थोड़ा सा और इसको समझाना चाहूंगा। आप नॉर्थ ईस्ट में जाइए, नॉर्थ ईस्ट में इस बार ऐसा हुआ कि मणिपुर की वजह से थोड़ा बीजेपी को नुकसान हुआ, इसलिए कांग्रेस मणिपुर में दोनों सीटें जीत गई। और जो यहाँ पर आप असम में भी कांग्रेस का ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। रकीबुल हसन 10 लाख वोटों से पूरे देश में सबसे ज्यादा मार्जिन से वो जीते हैं। क्या होता है कि जो छोटे राज्य होते हैं उनके अंदर एक जो है वो माइंडसेट बन जाता है कि जो पैसा आता है वो ज्यादातर केंद्र सरकार से आता है, क्योंकि छोटे राज्यों के पास में अपना कोई बहुत बड़ा बजट नहीं होता है राज्यों को चलाने के लिए। तो इसलिए आप देखेंगे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर भी ज्यादातर पूर्वोत्तर के जो राज्य थे वो केंद्र के साथ रहते थे। अभी भी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो केंद्र के साथ रहते हैं। तो ये छोटे राज्यों के साथ में एक कहीं ना कहीं माइंडसेट ये भी काम करता है कि हम लोकसभा चुनाव में अगर उधर रहेंगे तो केंद्र से जो स्कीमें मिलती हैं, केंद्र से जो पैसा मिलता है, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में अपना कुछ ज्यादा नहीं होता है, फसल जो है वो नहीं होती है, कहीं पर ड्राई फ्रूट से जो है वो आजीविका चलती है, कहीं पर टूरिज्म से चलता है। तो ऐसे में उन लोगों का एक रुझान रहता है कि हम सेंटर के साथ में अगर यहाँ पर रहते हैं तो फिर जो है चीजें सही रहेंगी। और ये तस्वीरें अब आपको आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें जो आ रही हैं, ये तस्वीरें हिमाचल से आ रही है, और हिमाचल में जश्न जो है मनाया जा रहा है। हिमाचल में देखिए, एक अरसे के बाद में ये भी कह सकते हैं कि जिस पार्टी को, जिस सरकार को गिराने की कोशिश की गई, हिमाचल में आपको पता है ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से लागू करने की पूरा प्लान तैयार कर लिया गया था। विधायकों को चंडीगढ़ बुला लिया गया था, विक्रमादित्य को भी जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन कांग्रेस ने न केवल यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ऊपर मजबूती से हाथ रखा, उनके पीछे खड़े रहे, और सुखविंदर सिंह सुक्खू बहुत नॉर्मल से इंसान जो है वो है, अपनी नीले रंग की गाड़ी में जो आते जाते रहते हैं, वो छोटी गाड़ी है उनकी, उसमें आते जाते रहते हैं, और ज्यादा बयानबाजी नहीं करते हैं, ज्यादा मीडिया में भी नहीं रहते, कोई ज्यादा जो है वो चर्चा नहीं रहती उनकी, शांत स्वभाव के नजर भी आते हैं अगर वैसे भी आप देखें तो। कांग्रेस ने इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू को जो टिकट सीएम बनाया, तो वो भी एक बिल्कुल नया प्रयोग था कांग्रेस का। बीच में थोड़ा सा लगा कि वो लड़खड़ा रहे, लेकिन अभी जो चुनाव के नतीजे हैं, कि चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि नहीं, सब कुछ जो है ठीक है और पूरी तरह से यहाँ पर स्थिति कंट्रोल में है।
बिल्कुल। और अभी जो ये सवाल पूछा था, इसका एक और कारण ये भी है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनमें जो कमाई का जरिया होता है राज्य की, वो बड़ा कम होता है। वो या तो वो जो है बॉर्डर के आसपास के इलाके होते हैं और वहां कमाई का जो साधन होता है वो टूरिज्म से ज्यादातर आता है। तो ऐसे में अगर सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं तो उनमें सेंटर का दबदबा ज्यादा होता है, क्योंकि सीमा से जुड़े हुए विकास को लेकर, सारी चीजों को लेकर कंट्रोल राज्य सरकार का नहीं होकर सेंटर का होता है। इसीलिए वो लोकसभा में सेंटर के साथ जाते हैं। और जब राज्य लेवल के चुनाव आते हैं, यानी कि विधानसभा के चुनाव आते हैं, तो उस समय पर वो स्थानीय मुद्दों पर आते हैं कि कौन सी पार्टी हमारे लिए क्या करेगी, कौन सी पार्टी हमें अच्छे से रोजगार देगी, हमारा लोकल स्तर पर विकास करेगी। तो इसलिए फिर वो उस पार्टी को चुनते हैं जो उनके स्थानीय मुद्दों को जोड़कर चलती है, जो उनकी आवाज को सुनना चाहती है। इसलिए ये फर्क आप अक्सर जो सीमा से जुड़े हुए राज्य होंगे उनमें आप अक्सर ये वाला फर्क देखेंगे कि वो लोकसभा में तो सेंटर की सरकार के साथ रहेंगे, यानी कि सेंटर वाली पार्टी के साथ रहेंगे, और राज्य में वो अपनी पार्टी बदल भी लेते हैं। वो उस पार्टी के साथ जाते हैं जो उनके लोकल मुद्दों की बात करती है, जो उनकी बात करती है, जो उनकी समस्याओं को सुनती है। अब ये तो हिमाचल प्रदेश की बात रही। इसी तरह की स्थिति उत्तराखंड में भी देखी जाती है। उत्तराखंड में आप देखिए कि वहां तो दोनों जगह पर सरकार बीजेपी की है, सेंटर में भी और साथ में स्टेट में भी। और जिस तरह का हवा या नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई उत्तराखंड में भी कि सबसे पहले यूसीसी हमने लागू किया, जिस तरह भी वहां दिखाया गया कि कई सारे आंकड़े इस तरह के जारी किए गए सरकार के द्वारा भी और तमाम एजेंसियों के द्वारा भी कि वहां मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहां आबादी मुसलमानों की बढ़ रही है, वो हिंदुओं की जगहों पर कब्जा कर रहे हैं। काशीपुर के आसपास के तमाम ऐसे मुद्दे आपने सुने होंगे। और उसके बाद जब ऊपर की तरफ बद्रीनाथ पर इस तरह की स्थिति हमने देखी, तमाम ऐसी खबरें निकलकर सामने आई। तो ये जो पूरा नैरेटिव सेट कर रही थी सेंटर से लेकर राज्य की सरकार, उसका जवाब आज जनता दे रही है। चाहे वो मंगलोर की जनता हो, चाहे बद्रीनाथ की जनता हो, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस बड़ी तेजी के साथ आगे चल रही है, बीजेपी को पछाड़ दिया है। और उसके बाद की स्थिति अब आप देख ही रहे हैं कि जो नैरेटिव सेट किया गया था, जनता ने कह दिया कि यूसीसी जब होगा, जैसे होगा वो तब देख लेंगे, लेकिन अभी हमें विकास के मुद्दों पर बात करनी है। जिन मुसलमानों को लेकर टारगेट करते हुए तमाम नैरेटिव सेट किए गए, जनता ने कह दिया कि हम भैया साथ में रहते हैं, प्यार से रहते हैं, ऐसे ही रहेंगे। बद्रीनाथ गुफा की खोज भी मुसलमान ने की थी और आप उसी को टारगेट कर रहे हैं।